हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वी स्टडी गो बाय द बंसल। और आज का हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात मैं लास्ट वीडियो में कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर 9 है क्लास 10th का। अब इसमें है क्या मेजरली, बेसिकली अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री की बात करी है, जिसमें हमने ट्रायंगल्स की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच की रिलेशनशिप्स की बात करी है। तो अब उसी के कुछ एप्लीकेशंस, जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, उनकी बात हम करेंगे इस चैप्टर में, कुछ गिने चुने क्वेश्चंस को लेकर, जो कि एनसीईआरटी के ही होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेन दो बातें आपको समझनी है इसमें, वो ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि मानो ये एक बेस है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी बंदा खड़ा है और वो किसी पर्टिकुलर हाइट पे सर्टेन चीज को देख रहा है, तो जो उससे एंगल, जो उसकी आइज पे जो एंगल बनेगा नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को एज अ बेस मानकर, उसको मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलूंगा। मान लो ये उसका बेस है जिस तरफ वो देख रहा है। मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं उस पॉइंट पर देख रहा हूँ, तो इस बेस के हिसाब से जो भी ये एंगल की मेजर है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, इसलिए इसको मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोलता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लो मैं इस हाइट पर खड़ा हूँ और अब मैं एक पर्टिकुलर एंगल से उस पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहा हूँ, जो कि जमीन पर कुछ डिस्टेंस की दूरी पर है। तो यहाँ से जब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा और उसके साथ जो मैं यहाँ वाली लाइन, मेरी लाइन ऑफ साइट जिसको मैं बोल सकता हूँ, उसके बीच का जो एंगल है उसको मैं एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन का नाम दूंगा। जैसे यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, मेरी लाइन ऑफ साइट, और ऐसे यहाँ पर ये जो है मेरी, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पर डिप्रेशन की अगर मैं बात करूँ, तो ये एक मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये मेरी लाइन ऑफ साइट हो गई। इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, ये वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। अब पर एक ध्यान हम दे भी, ये एंगल जो है वो इस ट्रायंगल से तो बाहर है, तो मुझे कहीं ना कहीं, जब मैं अगर कुछ ट्रायंगल के अंदर मुझे किसी भी चीज की वैल्यू अगर निकालनी है, तो मेरे को तो ये एंगल अंदर चाहिए। तो यानी हम ध्यान से देखें तो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और जो मेरे यहाँ पर जो भी कुछ बेस होगा, वो दोनों आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये और ये एंगल मेरा अल्टरनेट एंगल्स की वजह से बराबर हो, तो यानी कि मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन इस वाले एंगल को भी यूज कर सकता हूँ। हाउएवर जब मैं अपनी फिगर्स में बनाऊंगा, तो वहां पर पहले मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसको ऊपर शो करूँ, फिर अल्टरनेट एंगल्स की हेल्प से इसको नीचे बनाकर दिखा दूं। इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम हाइट्स निकालते हैं और डिस्टेंस निकालते हैं किन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, तो ये हमारी बात थी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। अब हम लेते हैं कुछ एनसीईआरटी का ऊपर एक क्वेश्चन, जिसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन सर्टेनली और एंगल ऑफ डिप्रेशन की दोनों की ही बात बारी बारी करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला देखो हमारा क्वेश्चन कौन सा आता है। क्वेश्चन आता है ये वाला, क्या स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडिस्टल from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. pedestal क्या होता है? जैसे कि हमारे स्टेचूज होते हैं, वो किसी सर्टेन हाइट पर खड़े होते हैं, ठीक बात है। और फिर जो हाइट जिस पर वो खड़े हैं, फिर जिस प्लेटफॉर्म पर वो खड़े हैं, उसको पेडेस्टल का नाम दे सकता हूँ, और उसके ऊपर हमारा स्टेचू खड़ा है। अब ये क्वेश्चन तो हमारा ये है, क्वेश्चन की फिगर हम पहले बनाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन हमारी फिगर कैसे बनेगी। अब उसमें बोला क्या है कि एक सर्टेन पॉइंट है, मान लो ये मैंने लिया ग्राउंड का, हमारा बेस जो है वो ग्राउंड हो गया। ये वाला जो पॉइंट है, यहां से जब मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन चेक करा पेडेस्टल के ऊपर तक, पेडेस्टल मैंने क्या माना है, लेट ए बी बी बाय पेडेस्टल। पेडेस्टल यहाँ पे मैंने ए बी को माना है, जिसकी हाइट मुझे निकालनी है एक्चुअल में, तो मैंने उसकी हाइट को एच बोल दिया है फिलहाल, कि वो एच मीटर्स का पेडेस्टल है, ठीक बात है। अब उसमें बोला है हमारे क्वेश्चन ने कि जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो कितना है, 45 डिग्रीज का है। और सिमिलरली उसने ये भी बोला है कि उसी पॉइंट से जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है उस स्टैचू के टॉप तक का, वो कितना है, 60 डिग्रीज है। तो क्या मेरी फिगर इस तरीके से बनेगी, बिकॉज मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ बोली है, जो उसने बोल रखी है 1.6 मीटर का स्टैचू है, वो मेरा कुछ इस तरीके से है। तो इस पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप तक का एंगल 45 डिग्री है, इसी पॉइंट से उस स्टैचू के टॉप तक का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो मेरी कुछ इस तरीके से फिगर बनेगी। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज देखो, ध्यान से देखेंगे तो हम देखें कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमारा पेडेस्टल है वो स्ट्रेट खड़ा होगा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा तो है नहीं, ठीक है, तो टेढ़ा है, पेडेस्टल तो सीधा ही खड़ा होगा, ताकि उस पर स्टैचू भी कहीं ना कहीं सीधा खड़ा हो। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। ग्राउंड के साथ कोई भी स्टैचू हमारा खड़ा होता है तो वो 90 डिग्री पर ही खड़ा होता है मेजरली, है ना। तो यहाँ पर हम एज्यूम भी ये करेंगे कि वो 90 डिग्री पर ही खड़ा है। तो जब ये 90 डिग्री पर खड़ा है, तो मेरा ये वाला एंगल क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसके अंदर अगर मैं ध्यान दूं तो ये वाला एंगल 45 है, और मैंने बात कर रखी है ट्रिग्नोमेट्री में कि जिस एंगल को मैं यूज करूंगा दैट शुड बी ऑन बेस, यहाँ पर वो बेस पर ही है। तो अब मुझे पता है 45। अब मुझे ये पता लगा कि मेरे को यहाँ पे साइन लगाना है, कॉस लगाना है या tan लगाना है। अगर मैं नोटिस करूँ तो ये हाइट है और ये बेस है, या फिर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। और परपेंडिकुलर और बेस के मेरे पास दो ही रेशियोज होते हैं, या तो tan या cot। तो मैं बेसिकली tan का यूज लिख कर सकता हूँ, उसके आंसर्स हमको जल्दी याद रहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे पता है यहाँ पर अगर मैं देखूँ इन ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी, मैं tan 45 का यूज कर रहा हूँ, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी, ठीक बात है। ए बी की वैल्यू मैंने h मान रखी है, tan 45 1 होता है, जाकर पिछली वीडियो में तुम देखो टेबल बना रखा है हमने,
ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मेरे BC की वैल्यू भी क्या आ गई, H आ गई। यानी कि ये जो मेरा बेस है, यानी कि जिस पॉइंट की जितनी दूरी से मैं देख रहा था उस पॉइंट्स को, वो पॉइंट भी क्या कहते हैं आपका H मीटर्स की दूरी पर ही है। ठीक है। अब देखो मेरे पास ये H आ गया, अब मुझे निकालना भी H ही है। अब अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल पे आ जाऊं, यानी कि ट्रायंगल DBC या DCB, कुछ भी नाम ले सकता हूं, इन ट्रायंगल DCB सेम राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज वही सेम ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। बट यहाँ पर जो मेरा बेस पर एंगल है वो कौन सा है, ये पूरा वाला एंगल, दैट इज 60 डिग्रीज। तो अगर मैं 60 डिग्री वाले एंगल के हिसाब से अपना सेम फिर 1060 लगा दूं, तो 1060 भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो गया, DB, और बेस क्या हो गया, BC। तो अगर मैंने उसको अपॉन में रखा तो DB अपॉन CB या BC किसके बराबर आया, दिस इंप्लाइज 1060 क्या होता है, √3 इज इक्वल्स टू DB क्या हुआ 1.6 प्लस H, और अपॉन BC क्या हुआ, H। ठीक बात है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लेकर गया तो ये बन गया √3H, और ये वाला H इधर आके माइनस हो गया, माइनस H इज इक्वल्स टू 1.6। यहाँ से H कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, इसके पास बचा √3, इसके पास बचा 1, दैट वुड बी इक्वल टू 1.6। यानी मेरी H की वैल्यू क्या निकल कर आई, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर्स। अब क्योंकि रेशनलाइजेशन यहाँ पे मैं करूंगा, बिकॉज मैं कभी भी अपने आंसर्स को में डिनोमिनेटर को इरेशनल फॉर्म में नहीं छोड़ सकता। अब अगर मैं इसकी रेशनलाइजेशन की बात करूं तो वो हमने भी पीछे भी एक बार अपने क्वेश्चंस में करी हुई है। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स रेशनलाइजिंग फैक्टर। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, माइनस की जगह बस क्या लिख जाएगा, प्लस, और बाकी सेम चीजें लिखी जाएंगी। ऊपर क्या बनेगा 1.6, ब्रैकेट में बनेगा √3 प्लस 1, और नीचे बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारा बच के आया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, जिसको मैं रख करके हाथों 2 लिख सकता हूँ, 2 से मैं ये कट हो जाएगा, और जब ये कट हुआ तो मेरा आंसर आया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यानी इतनी मेरी हाइट है उस पर्टिकुलर पेडेस्टल की। ठीक बात है। अगर वो मुझसे डिस्टेंस पूछता कि भाई कितनी दूरी पर वो बंदा खड़ा था, वो पॉइंट कितनी दूरी पे था बेस से, तो वो भी इतनी ही दूरी पर था, और मेरी दोनों ही वो H के बराबर आई थी। ठीक बात है। अगर मान लो उसने क्वेश्चन में यहाँ पे √3 की वैल्यू गिवन दे रखी होती जस्ट इन केस, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर अपना आंसर पूरा पॉइंट्स की फॉर्म में निकाल सकता था। ठीक है। इसके ऊपर हम एक डिप्रेशन के रिलेशन में और क्वेश्चन लेते हैं, और फिर इस चैप्टर के एंड करते हैं। अब तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, देखो क्वेश्चन हमारा ये लिखा, क्वेश्चन ये बोलता है कि फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि एक 7 मीटर लंबी बिल्डिंग है, उसके ऊपर से जब मैंने दूसरी बिल्डिंग को या फिर दूसरे सामने केबल टावर को नोटिस किया, ऑन नोटिसिंग द केबल टावर अपोजिट टू द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि उसके टॉप का था, यानी इस बिल्डिंग के ऊपर से जब मैंने उस केबल टावर को नोटिस किया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप था वो कितना था, 60 डिग्रीज का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन उस टावर के फुट तक का कितना था, 45 डिग्रीज था। तो मैं पहले अगर इसकी फिगर बनाऊं तो पहले मैंने 7 मीटर लंबी अपनी बिल्डिंग बनाई, उसके ऊपर से मैंने एक सामने मैंने उसके केबल टावर बनाया, 7 मीटर की ऊपर बिल्डिंग, जब मैंने उसके टॉप पर अपना पॉइंट नोटिस करा, वहां से जब इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्रीज था, और वहां से इसके पॉइंट का यानी कि जो केबल टावर है उसका जो फुट कह सकते हो, जिसको आप बेस कह सकते हो, वहां का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना था, 45 डिग्रीज था। अब ये जब 45 है तो अभी हमने बात करी थी पीछे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर वाला निकलता है, क्योंकि ट्रायंगल से बाहर का होता है, तो उसमें हम फिर अल्टरनेट एंगल्स का यूज करके अंदर वाला एंगल भी वही सेम रख देते हैं। तो ये भी 45 डिग्रीज हो गया। ठीक बात है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है द हाइट ऑफ द केबल टावर की, जो केबल टावर है पूरा ईसी, इसकी हाइट कितनी है। अब पहली बात तो ये भी 7 है, क्यों, जब ये 7 है और हमको पता है कि ये दोनों टावर्स पर पैरेलल खड़े होते हैं, तभी तो ये एंगल पूरा 90 होता है, ये भी 90 होगा, बिकॉज जो हमारा कुछ भी चीज हमने भी बात करी थी कि जो बेस पर हम कोई भी बिल्डिंग को एज्यूम करेंगे खड़ा हुआ, वो 90 डिग्रीज पर करेंगे। ठीक बात है। तो अब ये एंगल 90 और ये भी एंगल 90। ठीक बात है। तो यानी कहीं ना कहीं ये पूरा फॉर्मेशन क्या बन गया, एक स्क्वायर की फॉर्मेशन बन गई। तो ये वाले अपोजिट एंगल्स क्या हो, साइड्स जो है बेसिकली अपोजिट है, सारी साइड्स जो है वो इसकी कहीं ना कहीं बराबर हो गई। तो ये 7 है तो ये भी 7 है। अपोजिट साइड्स की बात करूं सिर्फ अगर मैं, अब अगर मुझे नीचे वाली साइड निकालनी है तो वैसे तो आई नो कि ये पूरा एक स्क्वायर बन गया, तो ये कहीं ना कहीं 7 ही होगी, बट जस्ट फॉर माय सेक मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल में अपना ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लूंगा। अगर मैं ट्रायंगल ADC की बात करूं, इस ट्रायंगल की ADC या ACD की बात करूं, तो वहां पर देखो 1045 में फिर से लगा सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहां से मैंने क्या नोटिस करा कि 1045 आ गया AD अपॉन DC। AD की वैल्यू मैंने क्या मान रखी है, फिर क्या निकली हुई गिवन है जो कि 7 है, और वहां पर मेरी DC की वैल्यू मैंने पुट करी, DC का DC रखा, 1045 1 होता है, तो जब DC की वैल्यू मैंने नोटिस करी तो वो क्या आ गई, 7 मीटर ही आ गई। अब क्योंकि तीन साइड्स बराबर हैं, एंगल्स भी 90 डिग्री के, तो कहीं ना कहीं जब ये 7 हो जाएगा तो हमारी इससे अपोजिट साइड जो है वो वाली भी क्या बन जाएगी, 7 मीटर ही आ जाएगी। बिकॉज ये फॉर्मेशन जो है पूरा हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ये हमको पता है ये इस लाइन के पैरेलल होती है, बिकॉज हम जब भी एंगुलर डिप्रेशन बनाते हैं तो वो बेस से एक पैरेलल लाइन लेते हैं जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, वो बनती है। यानी कि ये एंगल भी 90 है तो ये पूरे एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, तीन साइड 7 की आ गई, तो ऑटोमेटिकली चौथी साइड भी अपोजिट क्या हो जाएगी, 7 मीटर की
हो जाएगी। और अब अगर मैं देखूं, अब मुझे क्या चाहिए, ये तो चलो 7 आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं मेरा शायद से कह सकते हो आधा सा केबल टावर की वैल्यू निकल गई, आधी या फिर 50%, 60-70 जितनी भी है। बची हुई को मैंने क्या मान रखा था, एच मान रखा था। ठीक है, तो मेरी पूरी वैल्यू क्या है, एच प्लस 7, जो मैंने देखो यहाँ पे आपको शो करके दिखा भी रखी है, जो पूरा केबल टावर की जो लेंथ है या फिर जो हाइट है वो कितनी है, एच प्लस 7। अब अगर मैं ट्राइंगल लूं एबीई, कौन सा ट्राइंगल लूं, एबीई, उसमें मैं ध्यान से दूं, अगर मैं 1060 लगाऊं तो फिर से मेरा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब मैं ध्यान दूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैं यहाँ पे पुट करूंगा, परपेंडिकुलर है ईबी अपॉन बेस है एबी। ईबी की वैल्यू मुझे पता है, एच का मैंने बेसिकली अज्यूम कर रखी है, और भाई मेरी एबी की वैल्यू मैंने 7 निकाली है। 1060 रूट 3 होता ही है, तो यहाँ से जब मैंने वैल्यू डाली 7 के मल्टीप्लाई हुआ, तो मेरी एच की वैल्यू आ गई 7 रूट 3, यानी कि मेरा ये भी जो एच था ये मेरा क्या निकल कर आ गया, 7 रूट 3। और मेरे को पता है पूरी हाइट ऑफ द टावर है एच प्लस 7, क्या है, एच प्लस 7, एच की जगह मैंने 7 रूट 3 रखा, प्लस 7 दैट इज 7 कॉमन लिया तो रूट 3 प्लस 1, और बाय चांस उसने हमको अभी रूट 3 वैल्यू गिवन दे रखी हो 1.73 होती है, वो अगर दे रखी हो तो पुट करके आंसर निकाल देंगे, वरना इसी फॉर्मेशन में हम अपने आंसर्स को छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, उसके बेस पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों के ऊपर हमने एक एक क्वेश्चन लेकर एनसीईआरटी का ही सॉल्व करा है। इसके अलावा अगर किसी तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताकर जरूर जाना। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हो ये कमेंट सेक्शन में बताओ, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सभी 10th के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।